हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रतीपगमन विश्लेषण रिग्रेशन एनालिसिस में विभिन्न थ्योरेटिकल बातों को समझा था, उसकी सैद्धांतिक बातों को समझने का प्रयास किया, जिसमें अर्थ, उपयोगिता, कार्य, प्रकार और प्रतीपगमन रेखाएं दो क्यों होती हैं और विधियां कौन सी होती है। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए रिग्रेशन एनालिसिस या प्रतीपगमन विश्लेषण की कौन सी विधियां होती हैं, मेथड्स होते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें प्रश्न में x और y सीरीज के वैल्यूज दे रखे हों तो किस प्रकार से यहाँ पर प्रतीपगमन रेखाएं, यानी कि जब हम न्यूमेरिकली बात करें तो प्रतीपगमन समीकरण तैयार किए जाते हैं और उन प्रतीपगमन समीकरण में जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है उसका वैल्यू रखते हुए डिपेंडेंट वैल्यू के वैल्यू का अनुमान लगाया जाता है। इस बात को हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे सीरीज के आधार पर, दिए गए चर मूल्यों के आधार पर, स्वतंत्र और आश्रित चरों के आधार पर कैसे समीकरण तैयार की जाती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी समझा कि सबसे पहले आप सवाल को देखेंगे तो आपको ये बात निर्धारित करनी है कि मूल्य किसका ज्ञात करना है। अगर हमें y का मूल्य ज्ञात करना है, इसका मतलब वो y आश्रित चर है। अगर हमें x का मूल्य ज्ञात करना है, इसका मतलब उस प्रश्न में x आश्रित चर है। तो जो आश्रित चर है जिसका मूल्य हमें ज्ञात करना है, उसकी समीकरण हमें तैयार करनी है दूसरे वाले चर के आधार पर। जो दूसरा वाला चर है वहां पर, यहाँ पर वो स्वतंत्र चर कहलाएगा। इसका मूल्य प्रश्न में होता है कि y बराबर इतना होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। तो जिसका मान हम ज्ञात कर रहे हैं वो x है, इसलिए हम बोलेंगे x on y and here x is dependent on value of y। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मान लूं कि हर बार हम यही कर लें कि y और x निकालें, इसका मतलब क्या हुआ कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका वैल्यू हम ज्ञात कर रहे हैं, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका वैल्यू प्रश्न में गिवन है। तो इस आधार पर हम सोचें सबसे पहले प्रश्न को कि हमें करना क्या है। उसके बाद में फिर जो भी विधि प्रश्न में कही गई है उस विधि का हम उपयोग करें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न विधियों की, तो हमें करना क्या है। तो अगर बिंदु रेखीय रीति पहली रीति है, अगर ये है तो इसमें आपको ये करना है कि एक ग्राफ पेपर पर जो भी वैल्यूज हमें दे रखे हैं चर के, उन चर के वैल्यूज को यहां पर प्लॉट करना है। जैसे हम y और x को ही अगर एग्जांपल माने तो y के वैल्यूज को हम, x एक्सिस यहां है और y एक्सिस यहां है, वैल्यूज को हम यहां पर प्लॉट कर ले। ऐसे इस तरीके से कुछ डॉट्स हमारे बन जाएंगे, ऐसे डॉट्स हमारे बन जाएंगे। फिर एक मुक्त हस्त, एक फ्री हैंड कर्व हम स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से खींचें, ये महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार से खींचें कि जो दोनों तरफ डॉट्स ओरिजिनल वैल्यूज के बने हुए हैं उनकी डिस्टेंस कम से कम हो। यानी कि इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि अगर y में से y का माध्य y बार घटा दिया जाए तो उसके वर्ग का योग न्यूनतम होना चाहिए। तो एक रेखा इस प्रकार से अगर अपन खींचें, मैं एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं कि ये, तो एक तो बात यहां पर है कि ये कट एक्स वाई एक्सिस को काटा है, तो इसको कहते हैं ए, क्योंकि बिंदु रेखीय रीति जो है वो भी न्यूनतम वर्ग रीति पर आधारित है। तो हमें एक स्थिरांक ए की गणना करनी पड़ती है, वो यहां पर है। और फिर इस प्रकार से अगर दो मूल्यों में अंतर की हम बात कर ले तो फॉर एग्जांपल यहां से अगर अपन इसको ले ले तो a और b दो मूल्य, ये तो हुआ डिस्टेंस एक्सिस से, और दो लगातार मूल्यों की बात करें तो वो यहां पर है, ये यहां से यहां तक और ये यहां पर। तो इस प्रकार से ये जो आएगा ये y श्रेणी का और ये x श्रेणी का डेल्टा, क्योंकि हमें एक स्लोप ज्ञात करना है, b ज्ञात करना है। जो a तो यहां पर आ गया, b स्लोप है, वो कैसे ज्ञात करेंगे कि जो आश्रित चर है यहां पर कौन सा है, x,
आश्रित चर है वो हमारा बेस है, उसमें जो परिवर्तन है वो यहां पर रखिए डेल्टा, मतलब परिवर्तन इन एक्स, और जो चर जिसमें कि हम प्रभाव ज्ञात कर रहे हैं ये यहां पर y है, तो डेल्टा इन y। तो इस प्रकार से x और y के वैल्यूज को यहां पर आप लेके आइए, b ज्ञात कर लीजिए। a और b ज्ञात करने के बाद में जो इसका बेस है वो भी न्यूनतम प्रवृत्ति है, तो ये समीकरण जो बनेगी y बराबर a प्लस बी एक्स। इसमें a और b के मान जो आए हैं वो प्रतिस्थापित कर दीजिए, और x का मूल्य बदलते जाने पर तो y का मूल्य किस प्रकार से बदलता है तो कंप्यूट कर लिया जाता है। ऐसे ही अगली रीति की बात करें तो प्रतिगमन गुणांक रीति है। मैं दोनों ही ले लेता हूं इसमें, क्योंकि ये बहुतायत काम में आती है। अगर मैं यहां से प्रारंभ कर देता हूं कि अगर हम x और y की बात करें तो प्रतिगमन जो समीकरण है वो ये होती है, समीकरण है ये x माइनस एक्स बार बराबर b। यहां पर ध्यान से लिखें, b के नीचे ये सिंबॉलिक है, पहले x है और बाद में y है। ये बताता है कि ये जो प्रतिगमन गुणांक है वो x और y है। प्रतिगमन गुणांक x और y समीकरण से संबंधित है, y माइनस y बार। ऐसे ही अगर y और x की समीकरण अगर हम देखें तो ये होगी y माइनस y बार बराबर b। अब क्या करेंगे, पहले y और बाद में x माइनस x बार। इस प्रकार से ये दो प्रतिगमन समीकरण होती हैं। इसको आप जैसे अपने तरीके से ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये y का मान निर्धारित करने के लिए है, तो y बराबर की फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। तब ये ऐसे लिखी जाएगी, और ये जो y बार है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो चिन्ह बदलेगा, प्लस y बार। दिस और दिस इज आवर चॉइस कि हम इस समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं। परंतु हमें इसमें क्या चाहिए, एक तो प्रतिगमन गुणांक का वैल्यू चाहिए और दोनों श्रेणियों के माध्य मूल्य चाहिए। तो माध्य मूल्य वैसे ही ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो आसान होगा, समेशन x अपॉन n कर लें x बार के लिए, और y बार ज्ञात करें, y बार इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n। अब रही बात प्रतिगमन गुणांक y और x की कि ये कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो मैंने इधर कुछ तरीके लिखे हैं कि अगर प्रतिगमन गुणांक जो b जिसका सिंबल है अगर वो x on y में है तो उसके साथ में हम लगाएंगे b x y, पहले x और बाद में y। और अगर वो y on x में है तो पहले y और बाद में x। इस बात को ध्यान में रखें, दोनों के सूत्र एक ही जैसे हैं, केवल x और y का इंटरचेंज करना है। जब हम y और x को मैं डिटेल में बोल देता हूं, अगर आपको ये x और y के लिए बनाना है तो क्या करना है, इस सूत्र में, इन सूत्रों में जहां जहां पर भी x आया उसकी जगह पे y लिखिए, ठीक उसी जगह पर, और जहां जहां y आया है वहां पर x लिख दीजिए। तो ये मौलिक मूल्यों के आधार पर जो मूल रीति है इसकी रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कंप्यूट करने की, वो है ये r मींस कोरिलेशन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। यहाँ पे मैं दोहराता हूं, अगर हमें वेरिएंस दे रखा हो प्रश्न में x सीरीज का, तो उसका अंडर रूट निकाल लें, उसका रूट वैल्यू जो होगा, वर्गमूल जो होगा, वो SD ऑफ x हो जाएगा, ऐसे y के लिए। अगर हम प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट मेथड काम में ले रहे हैं, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जो महत्वपूर्ण बात है वो यहां पर है कि जो डेविएशंस ले रहे हैं वो आप ओरिजिनल मीन वैल्यू से ले रहे हैं, यानी कि x सीरीज का जब डेविएशन ले तो x माइनस x बार करें हर बार, और y सीरीज का डेविएशन ले तो y माइनस y बार करें, तो ये रीति प्रत्यक्ष रीति कहलाएगी। कोरिलेशन में भी हम इसी प्रकार से काम में लेते हुए आए हैं। न्यूमरेटर साइड में समेशन dx dy यानी x और y श्रेणियों के वास्तविक माध्यम से विचलन का गुणनफल का योग यहां पर रखें, और नीचे देखें, मैं आपको थोड़ा याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि
बाद में कौन आया है, एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो नीचे एक्स का वैल्यू यहाँ पर आपको लिखना है, ये याद रखिए, है ना। तो बी वाई एक्स, तो नीचे समेशन डी स्क्वायर ऑफ एक्स। ऐसे अगर लघुरीति है तो लघुरीति की क्या खासियत है कि जो dx निकालेंगे वो x माइनस ए से, और dy जब निकालेंगे तो वो y माइनस ए से। ध्यान रखें x श्रेणी का a ax है और y श्रेणी का a एज्यूम मीन वो dy ay है। तो इस तरीके से अगर डेविएशन निकाले तो ये लघुरीति है, तब ये सूत्र थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट में भी ये ऊपर वाला पोर्शन सेम यूज किया है, एन समेशन dx dy माइनस समेशन dx मल्टीप्लाइड बाय समेशन dy। और वहां पर जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट था तो वहां पे नीचे दो ब्रैकेट होते थे अंडर रूट में, तो यहाँ पर अंडर रूट नहीं है नंबर एक बार, और दो में से एक ब्रैकेट यहाँ पर ले लिया गया है। जब ये y ऑन x है तो नीचे कौन है, x वेरिएबल न्यूचे है, और जब ये x ऑन y वाली b xy जब आप कंप्यूट करेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन तो ये सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा न्यूमरेटर साइड में। डिनोमिनेटर में यहाँ पर इसी तरीके से लिखा जाना है, लेकिन x की जगह पर y और यहाँ पर भी x की जगह पर y लिखा जाना है जब आप bxy निकालें तब। ऐसे ही अगर वर्गीकृत श्रेणी है, यानी कि अपने को प्रश्न में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि द्विचर वाली श्रेणी है, तो हम इस प्रकार से एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें बीच में फ्रीक्वेंसी होती है, x एक पक्ष में और y दूसरे पक्ष में, और इससे हम ये वैल्यूज ज्ञात करते हैं। ये सूत्र और ये सूत्र आप देखिए बिल्कुल समान है, एक ही अंतर है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और होती है, तो हर समेशन के साइन के बाद में f लिखा हुआ है, हर समेशन के बाद में नीचे भी f लिखा हुआ है, बस ये अंतर है। तो लघुरीति का जो सूत्र है वही वर्गीकृत का सूत्र है, समेशन के साइन के बाद में f यूज करें। एक और जो महत्वपूर्ण बात है उसको पहले हम समझें, वो ये कि जब आप डेविएशंस निकालते हैं और आपको मूल्यों को छोटा करना है तो आप क्या करते हैं, अगर इंटरवल समान है तो आई का भाग दे देते हैं। तब आप कैसे निकालेंगे डेविएशन एक्स सीरीज का, x माइनस ए, इसकी बात मैं कर रहा हूं, तब आप डिवाइड बाई आई कर देते हैं इक्वल इंटरवल का, एक वैल्यू का जो कि सभी मूल्यों में समान है। तब ये आपके कौन से हो गए, स्टेप डेविएशन हो गए। डेविएशन की जगह पर ये स्टेप डेविएशन हो गए। तो यहां पर हर जगह डी के ऊपर क्या लगा देंगे आप, डैश लगा देंगे, जितने भी डी हैं डेविएशंस, क्योंकि डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम स्टेप्स। तो एक बात, और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट में चाहे हम स्टेप डेविएशन क्यों ना कंप्यूट करें, चाहे एक्स सीरीज के, चाहे वाई के, चाहे दोनों के, वहां पर सूत्र में आई से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, लेकिन यहां पर करेंगे। अगर हमने दोनों की डेविएशंस लिए हैं तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे कि ऊपर भी आई और नीचे भी आई। तो ये तो तार्किक नहीं लग रहा है, तो फिर तार्किक कैसे बनाए, इसको ध्यान में रखें कि एक y श्रेणी का आई है और एक x श्रेणी का आई है। तो y श्रेणी का आई ऊपर और x श्रेणी का आई नीचे, क्योंकि यहाँ पर yx है। अगर ये xy आप ज्ञात कर रहे होंगे तब ऊपर ix और नीचे iy हो जाएगा, इसको ध्यान में रखें। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि जब हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कंप्यूट कर रहे हैं और अगर डेविएशन स्टेप डेविएशंस हैं तो i का मल्टीप्लीकेशन होगा फार्मूले में जब हम गुणांक ज्ञात कर रहे होंगे, इस प्रकार से। इसको भी आप ध्यान में रखें। तो इसमें से किसी भी तरीके से हम गुणांक ज्ञात कर यहां पर रख सकते हैं, और इससे हमारे प्रतिगमन गुणांक रीति के आधार पर, चाहे वो x ऑन y है वो यहां पर प्रदर्शित है, और अगर वो y ऑन x है तो इस प्रकार से इसमें वैल्यू रखें। अल्टीमेटली y ऑन x में y बराबर की फॉर्म में इक्वेशन को लेके आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे हम वैल्यू कंप्यूट भी करेंगे और इसी के आधार पर कई बार हमें प्रश्न में समीकरण दे रखी होती है, गुणांक पहचाना होता है, वो भी हम पहचान लेंगे। और x ऑन y अगर समीकरण है तो वो x बराबर की फॉर्म में लेके आइए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको केवल वेरिएबल चाहिए, सिंगल वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोई गुणक नहीं है, मतलब वो 1 से गुणा है 1/। तो y की फॉर्म में लेके आइए y ऑन x को और x की फॉर्म में लाइए x ऑन y को।
तो इस प्रकार से हम गुणांक रीति का प्रयोग हम करते हैं। अभी भी इनमें जो वैल्यू है कंप्यूट करने के तरीके वही हैं। अगर आपको x और y दो श्रेणियां दे रखी हैं तो dx निकालिए, जैसी भी सिचुएशन है, चाहे एज्यूम मीन से निकाला है तो x माइनस ए से, और अगर आपने वास्तविक माध्यम से निकाला है तो x माइनस एक्स बार से, ऐसे ही dy निकालिए इसी प्रकार से। फिर इनके स्क्वायर कर लीजिए अगले कॉलम्स में ऐसे, और एक dx dy की का कॉलम और बना लीजिए। यानी कि कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल वही है जो कि हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कंप्यूट करते समय करते थे, उसी प्रकार से सारी कैलकुलेशंस की जाएंगी। अब है अंतिम रीति, न्यूनतम वर्ग रीति। अगर न्यूनतम वर्ग रीति की बात करें तो मैं एक ले लेता हूं बेस अभी भी y on x के लिए। तो जो प्रतीकगमन समीकरण होती है वो होती है y बराबर a प्लस बी एक्स। इसमें स्थिरांक काम में लिए गए हैं दो, a एंड b। b इज स्लोप, और वास्तव में ये गुणांक ही है, ये प्रतीकगमन गुणांक ही है। गुणांक रीति में इस तरीके से कंप्यूटेशन होता है, और यहां पर हम दो इक्वेशंस को सॉल्व कर a और b के मान ज्ञात करते हैं। परंतु अगर मेरे से कोई पूछेगा कि प्रतीकगमन समीकरण ये दे रखी है, इसमें गुणांक बतलाइए, तो ये b y x है। यद्यपि हम b लिख रहे हैं बिकॉज दिस इज y on x, सो टेक्निकली दिस इज b y x। तो b y x हम यहां से भी पहचान सकते हैं। इसमें जो दो स्थिरांक है इनकी गणना के लिए समेशन y बराबर na प्लस b समेशन x, और दूसरी समीकरण इसको हम x से गुणा कर दें तो समेशन xy बराबर a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। तो ये समीकरण है, सब इक्वेशंस। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। इसमें समेशन ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे जिन पे मैं टिक कर रहा हूं। तो इस प्रकार से a और b के फॉर्म में ये इक्वेशंस दो बन जाएंगी। इनसे a और b का मान ज्ञात करके उसको आप यथा स्थान इस समीकरण में लिखेंगे तो रिग्रेशन इक्वेशन y on x आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर ये x on y ज्ञात की जानी है तो इंटरचेंज कर लीजिए। जहां जहां पे भी y आपको दिख रहा है वहां पर x लिखिए, और जहां जहां x दिख रहा है वहां पर y लिख लीजिए, और जो x और y श्रेणी दे रखी है उनसे ये मूल्य ज्ञात कर लीजिए। तो इस प्रकार से विभिन्न रीतियों का प्रयोग हम करते हैं प्रतीकगमन समीकरण को बनाने के लिए। और साथ में एक बात और याद रखें, ये सवालों को करते समय काम आएगी कि जो दो प्रतीकगमन गुणांक आपके आ गए बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, एक्स ऑन वाई में और वाई ऑन एक्स में, उनका अगर हम गुणनफल कर ले, उनको दोनों को गुणा कर ले, फिर उसका अंडर रूट निकाल लें, तो ये आर के तुल्य हो जाता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो ये आर का तरीका इस प्रकार से। और चूंकि हमें आर के लिए लिमिट्स मालूम है कि ये आर का वैल्यू प्लस और माइनस 1 से ज्यादा और कम नहीं हो सकता, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो मान आएगा इसकी जो लिमिट्स हैं वो प्लस माइनस 1 है। यानी कि इन दोनों का गुणनफल कर ले और रूट निकाले, तो अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर ओके और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट, तो उनको प्रोडक्ट करें, उनका गुणा निकालें और रूट करें, प्लस और माइनस 1 के बीच में आए तो हम कहेंगे कि ठीक है, और अगर 1 से बड़ा आ जाए वैल्यू तो हम कहेंगे कि ये इनकरेक्ट कंप्यूटेशन है। ऐसे ही इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको कि हमें ध्यान रखना ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोएफिशिएंट है रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई, और ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वाई एक्स, अगर इनमें से एक वैल्यू बहुत बड़ा है तो दूसरा वैल्यू वापस बहुत ही छोटा भी होगा।
एक और बात कि मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं इसको कि अगर हमने ये जो 3 कोएफिशिएंट आपको दिख रहे हैं, अगर ये ऋणात्मक आया सपोज, तो निश्चित तौर पे ये भी ऋणात्मक आएगा और ये भी ऋणात्मक रहेगा। और अगर हम r की गणना इस आधार पे कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि अंडर रूट में हम क्या रूल होता है, अंडर रूट में अगर अंदर का प्रोडक्ट के आधार पर हम चिन्ह लगाते हैं, यहां पर आप में r का चिन्ह सीधा ही तय कर लेंगे कि अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y and regression coefficient on y on x, if both are negative, r will be negative। तो इसको भी हम सवाल करते समय ध्यान में रखेंगे। जब हम विशेषतः जब हमें इक्वेशन दे रखी होती है तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये विधियां हैं जिनके आधार पर हम कंप्यूट करते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस। अगर हम एक और बात को हम बोले कि अगर हम दोनों प्रतीपगमन गुणांकों को, ये बहुत काम में नहीं आता परंतु तथ्य है इसलिए हम इसको देख रहे हैं, अगर दोनों प्रतीपगमन गुणांकों को गुणा कर दिया जाए bxy मल्टीप्लाइड विद byx और इसका औसत निकाल लिया और इसका डिवाइड बाई 2 कर लिया जाए, इसको 2 कर लें, तो ये मान जो भी आएगा वो इससे कोरिलेशन कोएफिशिएंट के मान से ज्यादा आएगा। समांतर माध्य, इनका समांतर माध्य कर लिया जाए तो ये इससे ज्यादा आएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए और विधियों का प्रयोग जैसी स्थिति प्रश्न में कही गई है, जिस विधि का प्रयोग करने को कहा गया है उसका प्रयोग कीजिए। अगर कुछ भी नहीं कहा गया है तो अक्सर हम गुणांक रीति का प्रयोग करते हैं। प्रश्न में ये स्पष्ट नहीं है कि स्थिति का प्रयोग करना है, तो हमें एग्जाम में भी गुणांक रीति का प्रयोग करना चाहिए। उसमें भी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लघु रीति है ओरिजिनल, उसका उपयोग कर लें। उससे क्या होगा कि जो कैलकुलेशन है वो आसान होंगी अपने लिए। तो अक्सर हम इस रीति का प्रयोग करते हैं प्रश्न में कुछ भी नहीं देने पर। और अगर सीधे ही कोई मूल्य दे रखे हैं तो इसी प्रकार से गुणांक की गणना अलग से अपने तरीके से कर लें, x बार निकाल लें, y बार निकाल लें और गुणांक रीति अगर है तो उसके जो मूल इक्वेशन है उसमें वो वैल्यूज रख के समीकरण ज्ञात कर लें। y on x के लिए y बराबर और x on y के लिए x बराबर। थैंक यू।